नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त है देश तक का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरुआत खबरों की करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस इंटरव्यू से जिसमें उन्होंने चीन को लेकर राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी है। संसद में वो चाहे तो हमसे दो दो हाथ कर लें, ये कहा है अमित शाह ने। गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर संकट के इस घड़ी में ओछी राजनीति करने का भी लगाया है आरोप। भारत एक किस्म से दो जंग लड़ रहा है, एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। परंतु आज मैं सिर्फ कोविड और विशेषकर दिल्ली की कोविड की परिस्थिति के लिए बात करने के लिए आपके सामने हूं, क्योंकि विगत 2 सप्ताह में दिल्ली में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा है और धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी है जो दिल्ली की जनता से साझा करना जरूरी है और जागरूकता की दृष्टि से भी ये जरूरी है और उनको जो करना है उसके लिए भी जरूरी। इसलिए आज विशेषकर दिल्ली के कोरोना वायरस की स्थिति पर, संक्रमण के फैलने की स्थिति पर और देश के कोरोना वायरस संक्रमण पर ही बात करेंगे, एक लिमिटेड सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जी, दिल्ली के बारे में आप कह रहे थे तो मैं दिल्ली से ही सवाल करती हूँ कि दिल्ली की तुलना जो है वो वुहान से की जा रही है कि बेड नहीं है, टेस्टिंग नहीं है और जनता में एक रोष भी है, घबराहट भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो मना कर रहे हैं कुछ लोगों को लेने के लिए और अगर अंदर ले भी रहे हैं तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसको निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं थोड़े चरणबद्ध आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, मगर पहले मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि लगभग जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं, मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है इसमें 3, जहां तक कोरोना का सवाल है, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रोल 3 संस्थानों का आता है। तो दिल्ली सरकार स्वतः, दूसरा MCD, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरा भारत सरकार। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में MCD के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आई। ताज्जुब तो इस बात की हो रही थी कि आप होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री होने के नाते आपको हर स्टेट, हर राज्य को देखना है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन दिल्ली में ऐसी क्या केओस वाली सिचुएशन आ गई। और इंग्लिश में एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर आप भी आ गए, तो इसमें तालमेल अब बढ़ा है? जरा भी कोई खींचातानी नहीं है, बिल्कुल। मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि परिस्थिति कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने हैं, वेंटिलेटर बनाने हैं। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं और भी जरूरत पड़ेगी तब देते जाएंगे। और एम्बुलेंस के लिए भी दिल्ली सरकार को अधिकृत किया गया है कि वो ओला, उबर और ऐसी
कंपनियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और ये अच्छे से चल रहा है। ये अभी जैसे आपने 10,000 बेड्स का खोला है, 5,000 बेड्स, इन सब के लिए वेंटिलेटर्स और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब उपलब्ध हैं कि इनके लिए एडवर्टाइजिंग तो हमने देखे नहीं है, तो कहाँ से आएंगे इन देखिए ऐसा है, हमने सपोर्ट स्टाफ? मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आएंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है, एक कॉल सेंटर से उनका संपर्क किया गया है, उनको वापस लाने के लिए करा है, और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को लाए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल टीमों को लगाया गया, जैसे अभी एक 10,000 बेड का जो कोविड सेंटर बन रहा है, वहां पर पूरा आईटीबीपी लेगा। 16,000 बेड रेलवे बना रही है, उसका पूरा सेना ने जिम्मा लिया है। ये सारी चीजें हमने मेडिकल सुविधाएं, मानव संसाधन बढ़ाने के लिए करी है। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है, तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। आपने हाल ही में ट्वीट किया था इमरजेंसी को लेकर, जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है? बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं, तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है? आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत, डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ, अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूं। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। आप गृह मंत्री है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त
पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार की स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना। अमित शाह के हमलों का जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस से लड़ने की बजाय सरकार चीन और कोरोना वायरस से लड़े। कांग्रेस पार्टी में कोई भी ओछी राजनीति नहीं करता है। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, आप कहते हैं चीन और पाकिस्तान उनकी जबान बोलता है। नरेंद्र मोदी जी ने ऑल पार्टीज के अंदर एक बयान दिया था, उसकी कितनी तारीफ चीन कर रहा है, उसको चाइनीज जबान में ट्रांसलेट करके अखबारों में छापा जा रहा है, दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस पे अमित शाह जी आप क्या बोलेंगे और बीजेपी क्या बोलेगी, इसका जवाब आपको देना चाहिए। तो जब भी वो बुलाएंगे विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, हम इस पे एक देश की एकजुटता और आम सहमति चाहते हैं। ये अगर कहा जाए, अब सवाल करना अधिकार है, पर सवाल का ये माने नहीं है कि हम देश की आम सहमति को, कंसेंसस को कमजोर करना चाहते हैं। सरकार में वो जिम्मेदारी और जवाबदेही भाग रहे हैं और दूसरे के ऊपर थोप कर दूसरी चर्चा और दूसरे बहस को छेड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश देख रहा है। वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जवाब मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा था कि राष्ट्र रक्षा की बात कब होगी। इसके कुछ ही मिनट के बाद मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर उसे चेतावनी दे दी। लद्दाख में 20 सैनिकों की शहादत के बाद से ही राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर पूछा, कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। राहुल गांधी ने यह ट्वीट सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम शुरू होने से पहले किया। इसके बाद मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लद्दाख की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बावजूद कांग्रेस का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। उसका आरोप है कि पीएम मोदी सब कुछ साफ साफ नहीं बता रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं है, आधिकारिक और औपचारिक तौर से वो ये कहते हैं, रक्षा मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, विदेश मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कुछ और कह रहे हैं। तो इस समय जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी खुलकर देश के सामने सारे तथ्यों को रखें और झूठ ना बोलें, क्योंकि गलत बयानबाजी करने से कहीं पर वो सेना का मनोबल गिराते हैं, उसको कमजोर करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इतिहास में चीन पर की गई कांग्रेस की मेहरबानियों की याद दिला रही है। राहुल गांधी जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो या अन्य विषय हो, चीन का जो लेन देन रहा है इस परिवार के साथ 62 के बाद और ख़ास तौर पे 1984 के बाद, वो पूरे देश के सामने है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाला कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी खुद थे और सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में ये सब काम थाईलैंड के अंदर हुआ था। इससे पहले 26 जून को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि पीएम मोदी देश को सच बताएं। उन्होंने ये दावा भी किया था कि चीन ने 3 जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। जवाब में शरद पवार ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा था कि हम ये भूल नहीं सकते कि 1962 में चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया था। आज तक ब्यूरो। वहीं चीन को लेकर देश भर में गुस्सा भरा हुआ है। देश के अलग अलग शहरों में चीन के सामान का विरोध जारी है। गुस्से का आलम यह है कि लोग अब चीन की कंपनियों से नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। सीमा पर चीन की गुस्ताखियों का गुस्सा देश के अंदर देखने को मिल रहा है। लोगों का खून खौल रहा है और चीनी सामान का बहिष्कार बढ़ता जा रहा है।
देश में गुस्से का आलम यह है कि सिर्फ चीनी सामान ही नहीं बल्कि जिन कंपनियों में चीन के कंपनियों के शेयर हैं उनका भी विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में होम डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो के खिलाफ कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, कंपनी की टी शर्ट और सामान जलाया। वहीं कई लोगों ने कंपनी छोड़ दी। जोमेटो में चीन की कंपनी अलीबाबा का शेयर। चाइना सामान का बहिष्कार करो, चाइना को भगाना है। पटना में भी चीनी कंपनियों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बन रहे पुल का टेंडर रद्द कर दिया गया। निर्माण में लगी 7 कंपनियों में से 2 कंपनियां चीन की थी, जिसे देखकर यह फैसला लिया गया। भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों का असर यहाँ पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे एक पुल पर भी पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण में लगी 7 कंपनियों में से 2 कंपनियां चीन की कंपनियों से जुड़ी हुई थी। चूंकि भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की बात हो रही है, ऐसे में कोई चीनी कंपनी किसी परियोजना में कैसे हिस्सा ले सकती है। यही वजह है कि इसके टेंडर को रद्द कर दिया गया है। कानपुर में व्यापारियों ने सैनिकों की शहादत के विरोध में चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाली और चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। बहरहाल चीन को लेकर देश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सीमा पर देश के वीर जवान चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, तो देश के अंदर चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज है। आज तक वहीं आज अयोध्या के दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। सीएम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के लिए दोनों के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल का दौरा किया और विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए भी बैठक की। मुख्यमंत्री जी विशेषकर महाराज जी के स्वास्थ्य देखने के लिए स्वास्थ्य की चर्चा हुई, हालचाल हुआ, राष्ट्र की चर्चा हुई, साथ साथ राम जन्मभूमि की भी चर्चा हुई। राम जन्मभूमि की हमारी तैयारी सारी पूरी है। कल या परसों में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी वो समय निकाल करके शिलान्यास करें, काम प्रारंभ। आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। 1.5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आज 3 महीने बाद आखिरकार सैलून वहां पर खोल दिए गए। हालांकि इनके लिए कड़े नियम कायदे बनाए गए हैं। सैलून खोल दिए गए, लेकिन जिम और स्पा खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। हाथ में दस्ताना, चेहरे पर फेस शील्ड और ऊपर से नीचे तक नीली पोशाक। महाराष्ट्र में आज से जब कोरोना संकट के बीच सैलून खोलने की इजाजत मिली तो अंदाज बदला बदला नजर आया। ये आपने देखा, यहाँ पर दरवाजे को बिना हाथ लगाए अपन जा सकते हैं। अगर आपको सैनिटाइजर मशीन को टच नहीं करना है तो सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर्स यहाँ पर रखे गए हैं। जो आप फीवर के लिए जो मापने के लिए जो गन होती है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो कस्टमर्स की अगर आप बात करें तो कुछ लोग प्रेफर कर सकते हैं कि सीट सैनिटाइज करना, बट यहाँ पर जो गाउन नॉर्मली दिया जाता था उसके साथ हैंड ग्लव्स, मास्क और शू कवर दिए जा रहे हैं, तो आप सीट्स पर बैठें तो सेफ रहें। सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत जरूर दी गई, लेकिन कई शर्तों के साथ। यानी ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह जब मन चाहे और जैसे चाहे सैलून पहुंच जाए। सैलून जाने से पहले आपको बुकिंग कराना होगा। सैलून में एंट्री होते ही ग्राहक का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और मानक के मुताबिक होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश करते ही ग्राहक को सैनिटाइज किया जाएगा। ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सीट पर बिठाया जाएगा। जो शख्स हेयर कटिंग सर्विस देगा उसे पीपीई किट का इस्तेमाल करना होगा। ग्राहकों को जिस टॉवेल, नैपकिन से एक बार सेवा दिया जाएगा उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सैलून को हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। अभी यहाँ पे आज से चालू हो गया है सैलून, तो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं ऐसे, तो अच्छा है। यहाँ पे सरकार अभी हम सबको अच्छा राहत दी है
यहाँ पे मतलब सैलून काम करने के लिए यहाँ पे हमारी सेफ्टी भी अच्छी है। राहत तो बहुत मिली क्योंकि जब मेरे बाल बढ़ गए थे तो पापा ने घर पे मतलब टकला करा दिया था, तो अभी कैसा बाल भी उग रहे तो कान भी पे आ रहे थे ना, तो इधर आके मतलब शेप वीप में लाया तो अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा। महाराष्ट्र में सैलून खुलने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य में कोरोना का कहर खत्म हो गया है। आंकड़ों की रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,318 नए मरीज सामने आए और इस तरह सूबे में कोरोना केस की संख्या 1,59,133 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 167 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 7,273 लोग जान गंवा चुके हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ एक दिन में 2,077 नए मरीज सामने आए। वहीं देश की आर्थिक राजधानी में अब तक कोरोना के 74,252 केस आ चुके हैं। 65 नई मौत के बाद मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,284 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब कोरोना के साथ ही जीना है। बस जरूरत है तो थोड़ी सावधानी बरतने की। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश है। तस्वीरें आपने देखी, सैलून खुल गए हैं, लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश भर की क्या कहती है, क्या है अब तक के आंकड़े, जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब तक का बड़ा आंकड़ा जो देश का निकलकर सामने आया है, 24 घंटे में 19,906 कुल केस सामने आए हैं, 13,832 ठीक हुए हैं। 410 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान चली गई है। यह भारत का पूरा आंकड़ा है। अब बात अब तक के जो कुल आंकड़े सामने आए हैं देश भर के, उन पर एक नजर। 5,28,859 कुल केस सामने आए हैं, 3,09,713 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 16,095 लोगों की जान चली गई है। ये अब तक का कुल आंकड़ा कोरोना का। राज्यों के हिसाब से अगर बिग पिक्चर हम देखें, देखिए राजधानी दिल्ली 83,077 संक्रमित यहां पर कुल सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद 52,607 है, जबकि 2,623 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र 1,59,133 कुल संक्रमित, 84,245 ठीक हुए हैं, जबकि 7,273 लोगों की महाराष्ट्र में जान चली गई है। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र का यह आंकड़ा। अब बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। 78,335 कुल संक्रमित, 44,095 ठीक हुए हैं, 1,025 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। तो यह हमने राज्यों के हिसाब से आपको बड़े आंकड़े दिखाए कि इस वक्त क्या स्थिति देश की बनी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप तमाम वो एहतियात उपाय करें जिससे आप अपने को, अपने परिवार को संक्रमित होने से बचा सकें। आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं मानसून की। देश के कई हिस्सों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। झमाझम बारिश हो रही है। कहीं लोग बारिश से खुश दिखे तो कहीं बारिश भारी तबाही भी पहुंचा रही है। गैंगटॉक में भारी बारिश हुई है, वहीं सोलन में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर है। बुल्ढाना में बारिश के बाद खेतों में नदी का पानी घुस आया है। पटना में मंत्री नंद किशोर यादव के सरकारी बंगला पूरी तरह से पानी हो गया। भुवनेश्वर में बारिश के बाद पारा नीचे गिर गया है। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही भी हुई है, तो कुछ जगहों पर बारिश के कारण लोगों के चेहरे खिल उठे। इसी खबर के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।